नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा पे एक बार फिर से। और रोज की तरह हम आज भी डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। तो यह है नया हफ्ता और नया हफ्ता शुरू करेंगे एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल कोट के साथ। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। आपने कैलाश खेर का अगर गाना सुना होगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। तो उस गाना का मतलब यही है। उस गानों को आपको सुनना चाहिए, काफी ही मोटिवेटिंग सॉन्ग है। और इस जो कोट है उसका थीम भी वैसा ही कुछ है कि घायल तो हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वो जिंदा है। मतलब हर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट मगर उनसे लड़ते हुए जो आगे बढ़ता है वही क्या होता है, वही सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट व्हिच कंट्री इज हैप्पीएस्ट। विश्व प्रसन्नता सूची के 2022 के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा खुशहाल है? हमारा ऑप्शन है ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी फिनलैंड या डी नॉर्वे। जान लेते हैं पहले सही उत्तर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। जी हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इसे कौन जारी करता है? इसे यूएन जारी करता है। और इसके अनुसार जो फिनलैंड है सबसे खुशहाल देश है। मतलब जो इंडेक्स से रैंकिंग जारी होती है एक, उसमें फिनलैंड का नाम टॉप पर है और ये पिछले 4 सालों से फिनलैंड यहाँ पे टॉप पर है। ठीक है दोस्तों, और दूसरे स्थान पर इसमें है नॉर्वे। अब आप जानना चाहोगे कि इसमें भारत का स्थान क्या है, तो इसमें इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 136। यहाँ काफी बुरा स्थान है, बट ये पिछले साल से बेहतर हुआ है। पहले पिछले साल हमारी रैंकिंग 139 थी, इस साल थोड़ी सी इंप्रूव हुई, 136 हुई है। तो इनमें किन मानकों को देखा जाता है? इनमें बेसिकली देखा जाता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, वहाँ की सोशल कंडीशन कैसी है, वहाँ की स्वास्थ्य कैसा है। अगर ये सब चीजें अच्छी होगी, आपकी कमाई अच्छी जा रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा जा रहा है, तो आप खुश रहेंगे। तो इन पैरामीटर्स पे ही बेसिकली चेक किया जाता है कि कौन सा देश कितना खुश है। ठीक है, इसके अलावा मेंटल हेल्थ की भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इसमें भारत का रैंक 136 है, ये आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिनलैंड इसमें टॉप कर रहा है, ये भी जानना जरूरी। और लास्ट कौन कर रहा है इस रैंकिंग में? लास्ट स्थान है अफगानिस्तान का। जी हाँ, अफगानिस्तान, जहाँ की काफी आतंकवाद की समस्या रहती है, और इसी कारण से, सुरक्षा के कारणों से, ये अफगानिस्तान है इस लिस्ट में सबसे नीचे, यानी अफगानिस्तान के लोग सबसे दुखी हैं। ठीक है, तो इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इस दिन, इस वर्ष का थीम क्या है, ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस का थीम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि रिसेंटली विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द व्हाइट हाउस नेक्स्ट कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस का अगला कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए डॉक्टर आशीष के झा, बी डॉक्टर अनुपमा कुटिमुला, सी डॉक्टर कुसुम पंजाबी या डी डॉक्टर विवेक मूर्ति। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है डॉक्टर के आशीष झा, यानी कि डॉक्टर आशीष के झा, ये सही उत्तर है। ठीक है, तो इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? ये अमेरिकी भारतीय हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर। ठीक है, यानी कोविड-19 का क्या रिस्पांस रह रहा है, इसमें किस तरह की जो है नए वेरिएंट या आते हैं, या किस तरह का हमें रिस्पांस चाहिए होगा। मतलब कि डिसीजन लेती है कोई सरकार कोविड आने के बाद, कितना लॉकडाउन, कहाँ लॉकडाउन लगाना है, कहाँ हमें इसको प्रोटेक्ट करना है, किस जगह को, कहाँ कंटेमिनेशन फैल रहा है। तो इन चीजों को जो कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे वो डॉक्टर आशीष के झा करेंगे यूएस में। और इन्हें नियुक्त किया गया है व्हाइट हाउस के द्वारा, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो घर होता है और उसका ऑफिस होता है, उसके द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? ये ब्राउन यूनिवर्सिटी वहां पे एक है, उसके ये डीन है अभी। ठीक है, ब्राउन यूनिवर्सिटी के वो डीन है, काफी प्रख्यात नाम है अमेरिका में डॉक्टर्स का, भारतीय डॉक्टर्स का। ठीक है, ये सारे जो आप देख रहे हैं वो सारे अमेरिका में काफी फेमस इंडियन डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर अनुपमा गुटकिला, डॉक्टर विवेक मूर्ति, डॉक्टर कुसुम पंजाबी। ठीक है, और इन सब ने काफी बेहतरीन काम किया हुआ है भारत का नाम बढ़ाने में। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेंचुरी ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ मातृभूमि। इट इज न्यूज़पेपर ऑफ व्हिच लैंग्वेज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। ये किस भाषा का समाचार पत्र है? हमारा ऑप्शन है ए बंगाली, बी मराठी, सी कन्नड़ा या डी मलयालम। सही उत्तर जान लेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मलयालम। जी हाँ,
तो ऐसे क्वेश्चन में अक्सर हो सकता है कि लोग बंगाली से कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि मातृभूमि के या इस तरह के बहुत सारे सॉन्ग्स या मैगजीन्स वहां पे बने हुए हैं। बेसिकली वहां का स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट, उसको लेके। तो ये मातृभूमि है, ये एक्चुअली मलयालम का न्यूज़पेपर है। तो इसको तो पहला फैक्ट ये हमें याद रखना चाहिए। दूसरा फैक्ट हमें याद रखना चाहिए कि एक इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था केपी केशवा मेनन। ये नाम इंपॉर्टेंट है, केपी केशवा मेनन, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का काफी चांसेस, क्योंकि इसने अपना 100 वर्ष पूरा किया है और प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये इन्होंने शुरू किया था, कब शुरू किया था? 18 मार्च को शुरू किया था, 18 मार्च 1923, ठीक है। तो अब इसका शताब्दी वर्ष हो रहा है, तो इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और काफी ही इंपॉर्टेंट जो मैगजीन का रोल होता था उस समय होता था, अभी सोशल मीडिया का रोल होता है फॉर अपने बातों को कहने के लिए। उस तरह उस समय जो था ये न्यूज़पेपर्स और जो समाचार पत्र होते हैं या साप्ताहिक या दैनिक, इस तरह के समाचार पत्र होते थे, उनके थ्रू ही लोग अपनी बातें कह पाते थे, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम में भी जो डिफरेंट मैगजीन्स रहे हैं उनका काफी योगदान रहा। महात्मा गांधी जी ने कई सारे मैगजीन्स को स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये मातृभूमि न्यूज़पेपर, और इसे ही स्टार्ट किया गया था 18 मार्च 2023 को, ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, द कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट नेम्ड डैश टू शोकेस इंडिया सक्सेस इन द फील्ड। दूरसंचार विभाग राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन ने हाल ही में इस क्षेत्र में भारत की सफलता को प्रदर्शित करने के लिए डैश नामक एक कार्यक्रम आयोजन किया है। हमारा ऑप्शन है ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज, बी ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल इंडिया, सी पायोनियरिंग डिजिटल वर्ल्ड, या डी डिजिटल इंडिया फेयर। तो पहले जानेंगे सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन भारत सरकार का डिपार्टमेंट, और इसके मंत्री कौन है ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से आप रोज एक दो मंत्रियों के नाम याद रखोगे तो आपको सारे मंत्रियों के नाम धीरे धीरे याद होते रहेंगे। तो लास्ट में क्या होता है, एक बार हम सारी चीजें रट रहे होते हैं तो वो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो छोटी छोटी चीजें यहाँ पे पॉइंट करते रहें, तो आप स्टैटिक का भी आपका एक पॉइंट बनता चला जाएगा, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, तो इसके बारे में जरूर पढ़ें और कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करें, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप इन चीजों को पढ़ रहे हैं, आप इन चीजों को रिकॉर्ड में रख रहे हैं, ठीक है। तो वापस से आते हैं सवाल पे। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कॉमनवेल्थ देश होते हैं, कॉमनवेल्थ वैसे देश जहाँ पे पहले ब्रिटिश की सरकार राज करती थी, और उन देशों का ही एक संगठन है कॉमनवेल्थ देश। तो उनका ही एक संगठन है टेलीकॉमवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ भारत सरकार का। इन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज, ठीक है। ये इवेंट हुआ था 18 मार्च को, और इसमें ये बेसिकली डिस्कस किया कि भारत में किन किन चीजों में अपनी अच्छी उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। तो दो सेंटर काफी इंपॉर्टेंट रहे, इसमें से यूपीआई था और एक आधार का था। तो ये दो डिजिटल जो इक्विपमेंट है भारत सरकार के, जैसे यूपीआई होता है पैसों के ट्रांसफर के लिए, और आधार होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। तो ये दोनों एक काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है भारत सरकार के, मतलब भारत के वैज्ञानिकों के, भारत के जो डिजिटल जो मिशन होते हैं उनसे रिलेटेड। तो इसको काफी हद तक सेलिब्रेट किया गया इस जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज हुआ था उसमें। और तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये इससे सवाल आने के भी चांसेस हैं। इसका नाम जानना जरूरी है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर स्टेज, ठीक है। तो कॉमन टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसमें कुल मिला के 33 देश हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि बेंगलुरु एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल डेवलप्ड एआई लैब इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट। बेंगलुरु के एस्टर सीएमआई अस्पताल ने किस संस्थान के साथ सहयोग से एआई लैब विकसित की है। हमारा ऑप्शन है ए डीआरडीओ, बी आईआईटी मद्रास, सी आईआईटी मुंबई, या डी आईआईसी बैंगलोर। सही तो जान लेते हैं आईआईसी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, जो कि है यहाँ काफी इंपॉर्टेंट संस्थान है आईआईसी बैंगलोर। और इसके साथ एस्टर सीएमआई ने मिलकर यहाँ पे एक क्या किया है, एक एआई लैब बनाया। एआई लैब मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि वैसे चीजें जो कि कॉमन सेंस का भी यूज कर सकें, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में अगर ऐसी चीजें होती हैं तो एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए ये लैब को सेटअप किया गया है इसके द्वारा बैंगलोर के एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल के द्वारा और आईआईएससी बैंगलोर के कॉर्पोरेशन से, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द नेम ऑफ नासास आर्टेमिस 1 मेगा मून रॉकेट नेम। नासा के आर्टेमिस 1 मेगा मून रॉकेट का नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है ए स्पेस लॉन्च व्हीकल, बी स्पेस लॉन्च सिस्टम,
सी स्पेस लॉन्च स्टेशन या डी स्पेस सिस्टम व्हीकल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्पेस लॉन्च सिस्टम। ठीक है दोस्तों, स्पेस लॉन्च सिस्टम क्या है? नासा के आर्टेमिस मेगा मून रॉकेट का नाम है। और ये दिख रहे हो आप, ये है एसएलएस सिस्टम। तो ये जो आर्टेमिस मिशन है, ठीक है, आर्टेमिस मिशन है, इसका काम क्या है? इसका मेन एम है कि मेन और वुमेन दोनों तरह के लोगों को जो है चांद पर भेजना। ठीक है, अभी तक चांद पर किसी भी महिला का आगमन नहीं हुआ है, तो इसका एम ये है कि किसी महिला को हमें चांद पर भेजना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो स्टार्टिंग फेज है ये भी कैरी आउट किया जा रहा है। और इसे क्या किया गया है, इसे जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहां पे इसे ले जाया जा चुका है। ठीक है, कैनेडी स्पेस सेंटर हाल ही में इसे यहाँ ले जाया गया है और अब इसकी लॉन्च की तैयारी हो रही है। कब लॉन्च होगा ये तय नहीं है, बट ये सक्सेसफुली यहाँ तक ले जाया जा चुका है। जो भी कहा जा रहा था कि ये भी एक मुश्किल काम है इसे लॉन्च करने की तरीके तैयार करना। ठीक है, तो इसका फेज 1 अभी होने वाला है। अगर इसकी फेज 2 की बात करें तो यहाँ पे इसमें लोगों को ले जाने की बात की जा रही है, एस्ट्रोनॉट्स। और ये आर्टेमिस मिशन है, इसका मेन एम ये है कि महिलाओं, जो महिला एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको भी हम स्पेस में या स्पेस में तो गई हैं वो, उनको भी हम मून पे ले जाए। ठीक है, तो एक बेसिकली मून के पास भी एक स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। स्पेस स्टेशन भी अर्थ के पास है, जो कि मून से अभी भी काफी दूर है। तो अगर मून के पास कुछ इस तरह का हो जाएगा तो वहां पे लोगों को जाने में काफी आसानी हो जाएगी, एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे जाने में काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, एक लंबे अरसे से एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पर नहीं गए हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च इज लॉन्गेस्ट ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक ऑन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कनेक्टिंग डैश। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने हाल ही में डैश को जोड़ने वाले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर सबसे लंबे ऑर्थोट्रॉपिक स्टील का डेक का शुभारंभ किया है। तो किन दो जगहों को, किन दो पोर्ट को जोड़ने का ये लिंक है, उस पर इसका शुभारंभ किया गया है डेक का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है? नॉर्थ और साउथ मुंबई, बी साउथ एंड ईस्ट मुंबई, सी नवी मुंबई और साउथ मुंबई, या डी नवी मुंबई एंड ईस्ट मुंबई। सही उत्तर जान लेते हैं, नवी मुंबई एंड साउथ मुंबई। जी हाँ, तो नवी मुंबई और साउथ मुंबई को जोड़ने के लिए एक बन रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। जी हाँ, तो ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है लगभग करीब 22 किलोमीटर का बनने वाला है। 2023 में स्टार्ट होने की इसकी बात हो रही है। तो इसी लिंक में इसको जो ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक है, ये लॉन्गेस्ट स्टील डेक अब तक का जो MMRDA द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, कौन लॉन्च कर रहा है, किसके बीच में है। ठीक है, और ये मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 किलोमीटर का है और इसमें इस पे जो डेक बन रहा है उसका काम क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये एक डेक है हमारा, ये। और इस डेक पे आप देख रहे हो कि ऑर्थोट्रॉपिक डेक का मतलब होता है कि इसमें दोनों तरह से ट्रांस और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के एक पेड़ से बने होते हैं, जिसको आप सिविल इंजीनियरिंग अपने किसी ने पढ़ा होगा तो इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे। तो ये डेक होता है, इसके नीचे एक ब्रिज सा बना होता है, ये ब्रिज सा होता है डेक, और इसके नीचे समुद्र कहाँ जहाज जा सकता है। ठीक है, इसका काम ये भी होता है कि सामानों को ट्रांसफर करना और साथ ही साथ एक सी पैसेज भी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर रहा ये। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ whom एज इट्स फर्स्ट न्यू सीईओ। ठीक है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन है ए प्रशांत झावेरी, बी श्रीराम वेंकटरमन, सी राजेश पारेख, या डी अतुल गवांडी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रशांत झावेरी। जी हाँ, तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है क्या? तो फ्लिपकार्ट की कंपनी है, आपको पता है ई कॉमर्स कंपनी है, जो कि यहाँ पे आप सामान कोई भी खरीद सकते हो। तो इसका जो हेल्थ सेक्शन है, इसे ड्राइव करने के लिए फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस बनाया गया है। ठीक है, और इसके सीईओ बने अब प्रशांत झावेरी। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस की, और ये फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो प्रधान झावेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। एट व्हाट प्लेस सीआरपीएफ हैज सेलिब्रेटेड इट्स रेजिंग डे परेड इन 2022? 2022 में सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस परेड किस स्थान पर मनाया है? हमारा ऑप्शन ए दिल्ली, बी जम्मू, सी देहरादून, या डी मुंबई। तो जान लेते हैं सही उत्तर क्या है दोस्तों। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जम्मू। जी हाँ, जम्मू में सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस परेड मनाया है। ठीक है, तो स्थापना दिवस परेड सीआरपीएफ का हर वर्ष होता था दिल्ली में, और इस वर्ष हो रहा है जम्मू में। और इसे अटेंड किया है इस बार अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसे इस बार अटेंड किया है जम्मू में। और इसका शुरुआत की बात कैसे हुई थी? तो 1939 में बना था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, सीआरपी। और इसे 1950 में जब सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे, तब इन्होंने 18 मार्च 1950 को इसका नाम क्या कर दिया था? उन्होंने इसका नाम कर दिया था सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है,
तो तभी से ही इसी डेट को 18 मार्च को सीआरपीएफ अपना रिजिंग डे परेड मनाता है। तो रिजिंग डे परेड हुआ था इस साल, जब ये इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 18 मार्च डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारा ऑप्शन ए रिसाइकलिंग हीरोज, बी सेलिब्रेटिंग आवर रिसाइकलिंग हीरोज, सी रिसाइकलिंग फर्टिलिटी या डी रिसाइकलिंग वे ऑफ लिविंग। सही उत्तर है रिसाइकलिंग फर्टिलिटी, यानी रिसाइकलिंग के लिए भाईचारा, मतलब हम सबको मिलकर रिसाइकलिंग की ओर कदम बढ़ाना, यही ग्लोबल रिसाइकलिंग 2022 का थीम है। सेलिब्रेट किया था कब? 18 मार्च को ये सेलिब्रेट किया गया था इसे भी। और इसका थीम रिसाइकलिंग फर्टिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो रिसाइकलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब हम सब जानते हैं, क्योंकि इससे पर्यावरण संरक्षण में एक काफी हेल्प मिलता है। जो चीजें हम यूज कर रहे हैं इसे हम फिर से रिसाइकिल करके अगर यूज करने लायक बना दें तो हमें क्या होगा, फिर से नए चीजों को नहीं बनाना पड़ेगा। प्लास्टिक कोई चीज है तो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर रहे हैं, तो हमें नया प्लास्टिक इससे क्या होगा, क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस रिसाइकिल चीजें हमने पढ़ी होगी 3 आर्ट्स 5 आर्ट्स के बारे में, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि 5 आर्ट्स क्या होता है, 3 आर्ट्स क्या होता है, ठीक है। रिड्यूस रिसाइकिल एंड रीयूज। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचारों को कमेंट में लिखिए आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, ठीक है। सरकारी परीक्षा की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, जहां पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। इन सब लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलता हूं आज के लिए, फिर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद।